हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग आधुनिक भारत का खंड 3 के तहत दोस्तों हम लोग आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, पार्ट 4 दोस्तों। उसके बाद पूरा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट करा दिया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1919 दोस्तों। चलिए इसके बारे में देखते हैं। एच एस आर ए के 2 सदस्य बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1919 को जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा सेफ्टी बिल जिसका उद्देश्य जनता विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना था पर बहस चल रही थी, तो केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका है। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। नेक्स्ट देखिए, बम के साथ फेंके गए पर्चों में HRA का संदेश इस प्रकार था कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया है। लाहौर षड्यंत्र केस देखिए 1929। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ HRA के अन्य सदस्यों पर भी मुकदमा चलाया गया। जेल में बंद क्रांतिकारियों ने राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल भी की दोस्तों। और भूख हड़ताल पर बैठे जतिन दास 64 दिन बाद मृत्यु हो गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई गई दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई दोस्तों। HSRA के एक सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, जो क्रांतिकारी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे, लाहौर षड्यंत्र केस से बच निकले, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में वे मारे गए। इसके तहत भारत में HRA की गतिविधियां समाप्त हुई दोस्तों। मेजनी के यंग इटली आंदोलन से प्रेरित होकर 1926 में भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। भगत सिंह के अलावा यशपाल छबीलदास इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य थे दोस्तों। चटगांव शस्त्राकांड देखिए, चटगांव शस्त्रागार कांड दोस्तों। बंगाल में सूर्यसेन, जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के सक्रिय थे दोस्तों। फिर से देखिए, बंगाल में सूर्यसेन, जो गांधी जी के सक्रिय असहयोग आंदोलन के नेता थे दोस्तों। इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की स्थापना की। चटगांव, जो कि बंगाल का एक बंदरगाह क्षेत्र था दोस्तों। सूर्यसेन वहाँ का राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, जो लोग उन्हें प्यार से मास्टर दा कहते थे। रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों में अंततः अनंत सिंह और अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर और गणेश घोष और कल्पना दत्त आदि भी शामिल थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सूर्यसेन ने रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों के साथ मिलकर चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर दिया। इसी समय क्रांतिकारी सदस्यों के इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे के बीच सूर्यसेन ने तिरंगा फहराया और काम चलाऊ क्रांतिकारी सरकार का गठन किया दोस्तों। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर मुकदमा चला और 12 फरवरी 1934 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल की महिलाओं की भागीदारी भी रही दोस्तों। देखिए, प्रीतिलता वाडेकर की चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा
मारते समय मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। फिर देखिए नेक्स्ट, दिसंबर 1931 को सुनीति चौधरी तथा शांति घोष ने गोली मारकर जिलाधिकारी की हत्या कर दी। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 1932 में बीना दास, VVI है दोस्तों ये पॉइंट, बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर को गोली मार दी दोस्तों। इस तरह क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बढ़ने लगी। ध्यातव्य हो कि भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। इन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारतीय झंडे को फहराया था दोस्तों। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस 1910 के तहत इंस्पेक्टर शमसुल आलम की हत्या के आरोप में अनुशीलन समिति के 47 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग साइमन कमीशन 1927-28 पर चर्चा करते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। नेक्स्ट देखिए, आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष के बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार को 2 वर्षों पूर्व ही साइमन कमीशन यानी भारतीय संविधान आयोग की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को कर दी, क्योंकि उसे आशंका थी कि अगर 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थन सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। साइमन आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बर्कन हेड ने की थी दोस्तों। कौन किया था? बर्कन हेड ने दोस्तों। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, अर्थात सभी सदस्य अंग्रेज ही थे। इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया। इस 7 सदस्यों में क्लीमेंट एटली भी एक सदस्य थे, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने दोस्तों। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता एम अंसारी ने की थी दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, तत्कालीन राजनीतिक दलों में लिबरल फेडरेशन, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस, हिंदू महासभा और किसान मजदूर पार्टी और जिन्ना गुट आदि ने आयोग का बहिष्कार किया। संपूर्ण भारत में इसका विरोध हुआ। केवल मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी और ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन, केंद्रीय सिख संघ इसका विरोध नहीं किया दोस्तों। कौन कौन नहीं किया इसको देखिए थोड़ा, VVI है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। संपूर्ण भारत में इसका विरोध हुआ, लेकिन केवल मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन व केंद्रीय सिख संघ ने इसका विरोध नहीं किया। जहां आयोग गया वहां साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। 1928-29 के बीच कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विचार होना था। साइमन विरोधी इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक निर्णायक दौर में पहुंचा दिया। साइमन कमीशन रिपोर्ट ने भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए एक आधारभूत के रूप में कार्य किया। नेहरू रिपोर्ट 1928 देखिए दोस्तों। साइमन आयोग
की नियुक्ति के समय ही अनुदार दल कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार में भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो सामान्यतः भारत के लोगों को मान्य हो। भारतीय नेताओं द्वारा इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें एक ऐसा संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे की ओर चलते हैं। मई 1928 में बम्बई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति की स्थापना हुई। मोतीलाल नेहरू इस समिति के सदस्यों में से तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम.एन. रेने और मंगल सिंह, अली इमाम, जी.आर. प्रधान, शोएब कुरैशी इत्यादि थे। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। रिपोर्ट में की गई सिफारिश इस प्रकार थी: भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा और मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। फिर केंद्र और प्रांतों में संघीय सरकार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए, किंतु अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाए। सिंध को बम्बई से पृथक प्रांत बनाया जाए। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्रदान किया जाए। देशी राज्यों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। उत्तरदायी शासन के पश्चात ही किसी राज्य को संघ में सम्मिलित किया जाए। फिर देखिए, गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की रहेगी। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार कर अल्पसंख्यकों हेतु और आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव किया जाए, लेकिन यह व्यवस्था उन प्रांतों में लागू न की जाएगी जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त धर्म का हर प्रकार के राज्य से पृथक्करण, भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का भी प्रावधान किया जाए। कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। इस मुद्दे को लेकर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के भीतर मतभेद उत्पन्न हो गया। दुर्भाग्य से सर्वदलीय सम्मेलन रिपोर्ट स्वीकार नहीं कर सका और सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति आदि ने इसका विरोध किया और पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति 1928 में इन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। 1929 में लॉर्ड इरविन ने महारानी की ओर से एक वक्तव्य जारी किया कि दीपावली घोषणा पत्र कहा गया। इसमें कहा गया कि भारत की उन्नति का अंतिम चरण डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना है। मुस्लिम तथा हिंदू सांप्रदायिकता। मुस्लिम तथा हिंदू का सांप्रदायिक प्रतिक्रिया। दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट के रूप में देश की भावी संविधान की रूपरेखा का निर्माण राष्ट्रवादी नेताओं की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यद्यपि आरंभ में उन्होंने प्रशंसनीय एकता प्रदर्शित की, किंतु सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे को लेकर धीरे धीरे उनके बीच विवाद गहरा गया। दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन
में अनेक प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने 4 मांगों को संविधान के प्रस्तावित मसौदे में जोड़ने की मांग की। सिंध को एक अलग राज्य बनाया जाए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को वही दर्जा दिया जाए जो अन्य प्रांतों को मिला है। फिर केंद्रीय विधायिका और मुसलमानों को 1/3% प्रतिनिधित्व मिले और पंजाब और बंगाल में प्रतिनिधित्व का अनुपात आबादी के अनुरूप हो। अन्य प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटों की मौजूदा आरक्षण बरकरार रहे। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा हेतु एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपरोक्त मांगों को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू होते ही जिन्ना ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। परिणामतः मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन में से अलग हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद शफी और आगा खां के गुट के से जाकर मिल गए। इसके पश्चात मार्च 1929 में जिन्ना ने अलग 14 सूत्री मांगें पेश की। यहीं से आधुनिक भारतीय इतिहास में ब्रिटिश द्वारा बोया गया सांप्रदायिकता का बीज पेड़ का रूप धारण किए हुए सामने आया। जिन्ना की 14 सूत्री मांगें देखिए। संविधान का भावी रूप संघीय हो तथा प्रांतों की अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की जाए। देशों के सभी विधानमंडलों तथा सभी प्रांतों के अन्य निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण दिया जाए और सभी प्रांतों में समान स्वतंत्रता प्रदान की जाए। सांप्रदायिक समूह का निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाए और केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाए। सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना और विश्वास, प्रचार और शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। भविष्य में किसी प्रदेश में गठन या विभाजन में बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की अक्षुण्णता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। सिंध को बम्बई से पृथक कर एक नया प्रांत बनाया जाए। किसी निर्वाचित निकाय और विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब तक संप्रदाय 3/4 सदस्य का समर्थन करे। सभी सरकारी सेवाओं में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिए जाए। अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान और उत्तर सीमा प्रांत में भी सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएं। आगे पेज देखिए। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। संविधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृति, भाषा और व्यक्तिगत विधि मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण एवं अनुदान हेतु आवश्यक प्रावधान किया जाए। केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। मुस्लिम संस्कृति और धर्म पर्सनल लॉ और धर्मांध संस्थाओं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा प्रदान की जाए। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज 1929। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में स्पष्ट कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है तथा अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद की जाए। इस अधिवेशन में कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए। नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ अब से पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण स्वराज होगा। इसे अब राष्ट्रीय आंदोलन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सम्मेलन 31 दिसंबर 1929 के मध्यरात्रि की रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच फहराया जाए। कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा। अब इसे 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण अधीनता दिवस के रूप में मनाया जाए। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने लाहौर अधिवेशन में ही गांधी जी को यह अधिकार दिया कि वह देश में सविनय अवज्ञा, सिविल नाफरमानी आंदोलन छेड़े। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू
ने स्पष्ट किया कि एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। मुझे राजाओं तथा राजकुमारों में या आधुनिक राजा बनने वाली फैक्ट्रियों में विश्वास नहीं है। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगे देखिए। 31 जनवरी 1930 गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के प्रमुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांगे रखी, जो निम्नलिखित है दोस्तों। सेना के व्यय तथा सिविल सेवा के वेतनों में 50% कटौती की जाए। डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। पूर्ण शराबबंदी हो। राजनीतिक बंदियों की रिहाई। आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार। हथियार कानून में सुधार और सुधार करके आत्मरक्षा हेतु भारतीयों को बंदूकें इत्यादि लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान की जाए। और सातवां था रुपया स्टर्लिंग के विनिमय अनुपात को घटाकर एक सीलिंग या 4 फेंस करना। बस उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए। भारतीय समुद्र तट केवल भारतीयों के लिए आरक्षित करना। भूमि कर में कटौती हो तथा उस पर काउंसिल पर नियंत्रण हो। नमक कर और नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त हो। गांधी जी ने इस मांग पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। फलतः 14 फरवरी 1930 साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में गांधी जी ने के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। ध्यातव्य हो कि 11 सूत्री मांगे को गांधी जी द्वारा अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों को न माने जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा था। मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील, कुछ मानक स्रोतों में 241 मील की लंबी पद यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसी के साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिनियम की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। भारतीय लोगों द्वारा संपूर्ण देश में नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं कांग्रेस समितियों को अवैध घोषित कर दिया गया। आंदोलन संबंधी गतिविधियां चलिए देखते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में समूचे भारत में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी राजनेता सी राजगोपालाचारी ने तंजौर के समुद्री तट पर त्रिचिन्नापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की और नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया दोस्तों। मालाबार में वाइकोम सत्याग्रह के नेता के कल्पन ने कालीकट के पेन्नौर तक नमक यात्रा की। आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में काम करने के उद्देश्य से शिविरम सैनिक शिविरों की तर्ज पर स्थापित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रबल रूप बम्बई वर्तमान गुजरात के धरसना में मिला। यहाँ पर सरोजिनी नायडू और मनीलाल तथा इनाम साहब के साथ हजारों सत्याग्रहियों ने धरसना नामक कारखाने पर धरना दिया। कारखाना परिसर से सत्याग्रहियों को हटाने तथा
धरने को खत्म करने के लिए पुलिस से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की, जिसका उल्लेख अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया। धरसना धरसना नमक कारखाने पर सत्याग्रहियों के धरने के समय गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में थे। इसी समय ब्रिटिश पत्रकार जॉर्ज स्लोकोव ने महात्मा गांधी के साथ यरवदा जेल में हुए साक्षात्कार को प्रकाशित किया। महात्मा गांधी यरवदा जेल से धार्मिक गति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम फ्रीडम की रचना की। असम के सिलहट नामक स्थान से बंगाल के नवा खलीफ समुद्र तट तक यात्रा पर नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती संगठन की सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका निकाली। दोस्तों, उत्तर पश्चिमी सीमा पर आंदोलनकारियों से निपटने में सरकार को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंदोलनकारियों को दबाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट की कुछ टुकड़ियां पेशावर भेजी गई। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। उत्तर पूर्व की जनजातियों ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 16 वर्षीय युवा नागा महिला रानी गोडेयुल ने अपने नागा साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया। कालांतर में नेहरू 1937 में शिलोंग जेल में गोडेयुल से मुलाकात की थी। कहाँ? शिलोंग के जेल में गोडेयुल से मुलाकात की और उन्हें पहाड़ों की बेटी के रूप में संबोधित किया। रानी की उपाधि से सम्मानित भी किया। दोस्तों, इस आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा कठोर दंडात्मक प्रक्रिया द्वारा दबाया गया। इसी समय साइमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इंग्लैंड के 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। टाइम्स मैगजीन 1930 में गांधी जी मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 फरवरी 1931 तक हुआ। दोस्तों, लंदन में आयोजित यह सम्मेलन पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से शामिल थे हिंदू महासभा के जयकर और वी.एस. मुंजे, उदारवादी के थे सी.वाई. चिंतामणि और टी.वी. सप्रू, मुस्लिम लीग के आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक थे। दोस्तों, और कौन थे? फजलुल हक थे। और सिख के थे सरदार संपूर्णा सिंह। दोस्तों, चलिए हम लोग